हेलो फ्रेंड्स, तो आज के सीरीज में हम करेंगे जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम 2026 के रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को। तो फ्रेंड्स, पार्ट 1 में मैं आप सभी के साथ इसकी पहली सीरीज 1 से 50 तक के क्वेश्चन की शेयर कर चुकी हूं और आज हम करेंगे 51 से लेके 100 तक के क्वेश्चंस को। तो आप लोग सीरीज में एंड तक बने रहें और अभी तक अगर आपने पार्ट 1 वाली सीरीज नहीं देखी है तो उसको जरूर देख लें, उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में भी दे दूंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना टाइम वेस्ट करे कंटिन्यू करते हैं हम आज की सीरीज को। क्वेश्चन नंबर 51 है, देखिए जीके के रिगार्डिंग बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है इसमें, देखिए उत्तराखंड में दून घाटी के निर्माण के लिए मुख्य रूप से कौन सी नदी जिम्मेदार है? तो दून घाटी के निर्माण के लिए रिस्पॉन्सिबल है सोंग नदी। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तराखंड में जोहार घाटी को तिब्बत से कौन सा पर्वतीय दर्रा जोड़ता है? जोहार घाटी यानी कि जो मुनस्यारी क्षेत्र है, इसको तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा है उंटाधुरा दर्रा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए संगीत के क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार है? देखिए म्यूजिक के फील्ड में पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी ग्रैमी पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 55 है, अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट आंसर ऑप्शन सी 24। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए श्री नानक निवास नामक भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है फजिलिका, पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देश में पहली योग नीति किस राज्य द्वारा जारी की गई? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए उत्तराखंड। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 मार्च को। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सिंधु जल संधि किन देशों के बीच है? देखिए कौन सी जल संधि कह रहा है? सिंधु जल संधि। तो ये है भारत और पाकिस्तान के मध्य। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी राज्य में पंचायत के चुनावों को किसके द्वारा विनियमित किया जाता है? यानी कि किसी भी स्टेट में जो इलेक्शन होते हैं पंचायत के, उसको कौन रेगुलेट करता है? तो राइट आंसर है राज्य चुनाव आयोग। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नलिखित में कौन पर्यावरण प्रदूषण के जैव सूचक के रूप में कार्य करता है? देखिए जैव सूचक यानी कि बायो इंडिकेटर पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी लाइकेन। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से कौन मीथेन उत्सर्जन स्रोत है? तो मीथेन उत्सर्जन का स्रोत है इसमें आर्द्र भूमि, यानी कि जो वेटलैंड्स होते हैं वो मीथेन उत्सर्जन का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था? तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मालवा का पठार निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? देखिए क्वेश्चन पढ़ने में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, यहाँ पे नहीं है पूछा गया है, तो ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 66 आपसे पूछा गया है कि सतलुज और व्यास नदियों से पानी प्राप्त करने वाली नहर इनमें से कौन सी है? तो जो इंदिरा गांधी नहर है, इसको सतलुज और व्यास नदियों से पानी प्राप्त होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 67 है, राज्य की कार्यकारी शक्ति किस में निहित होती है? यानी कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो स्टेट की किस पे होती है? तो वो होती है राज्यपाल के पास। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भारत के निम्नलिखित स्थलों में कौन सा यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? देखिए विश्व धरोहर सूची में पूछा जा रहा है कमल मंदिर, प्राचीन बुद्ध स्थल, मीनाक्षी मंदिर या फिर एलोरा की गुफाएं। तो राइट आंसर है एलोरा की गुफाएं। कई बार आपसे ये भी पूछा जाता है कि एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? अजंता एलोरा की, आपको याद रखना है एलोरा की गुफाएं स्थित है महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, देखिए ओलंपिक खेलों के प्रतीक चिन्ह में कितने छल्ले होते हैं? तो इसमें होते हैं 5 छल्ले, जो वर्ल्ड के 5 कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 70 है, राष्ट्रीय एकता दिवस की स्मृति में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सरदार पटेल की स्मृति में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है वो किसकी गणना पर आधारित है? तो वो है शक संवत की गणना पर आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे से कहां तक चली थी? तो ये चली थी बॉम्बे से थाने तक। कई बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पहली यात्री रेलगाड़ी कब चली? तो आपको याद रखना है 16 अप्रैल 1853 को चली थी। ठीक है, तो सन भी कई बार आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो सन भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी एक शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति भारतीय राज्य से हुई है? तो कुचिपुड़ी की उत्पत्ति हुई है आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्हें मिला था ये पुरस्कार 1913 में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली
पहली महिला पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर है सुचेता कृपलानी। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? तो राइट आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, इन्हें सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहा मां नंदा सुनंदा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है उत्तराखंड राज्य में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश यानी कि हिस्टोरिकल डायनेस्टी आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर है कत्यूरी। कत्यूरी राजवंश उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उत्तराखंड का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बाघों के संरक्षण के प्रयास के लिए प्रसिद्ध है? तो करेक्ट आंसर है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए केदारनाथ मंदिर के अलावा रुद्रप्रयाग किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है ओंकारेश्वर मंदिर के लिए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, 80 तक के क्वेश्चंस जो थे आपके हिंदी, जीके, साइंस के रिगार्डिंग थे। अब 81 से लेके 100 तक के जो क्वेश्चन हैं वो मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग हैं। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पर मैथमेटिक्स का नाम सुनते ही क्विट कर जाएंगे, तो आप लोगों को जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। देखिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो आप एक बेहतरीन स्कोर गेन कर पाएंगे मैथमेटिक्स में भी। ठीक है, तो इसके लिए आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनके बेस पे मैथमेटिक्स की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें। डेली टारगेट बनाइए 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन तो नहीं करूँगी, लेकिन आपको बताऊँगी किस तरीके से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सकें। तो पहला क्वेश्चन है इसके अंतर्गत, देखिए छात्रों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिनके बीच 1003 चॉकलेट और 2703 कैंडी वितरित की जा सकती हैं ताकि प्रत्येक छात्र को समान संख्या में प्रत्येक प्राप्त हो। तो सिंपल सा है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, जैसे नंबर ऑफ चॉकलेट और नंबर ऑफ कैंडी जो दी गई हैं इसका आप HCF कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे और इससे आपको पता चल जाएगा कि कितनी कितनी चॉकलेट और कैंडी वितरित होंगी। ठीक है, सॉल्व करने पर आपको राइट आंसर मिलेगा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है? देखिए नहीं है पूछा जा रहा है, तो आपको 9 का विभाज्यता का नियम यानी कि डिविजिबिलिटी का रूल पता होना चाहिए। सम ऑफ डिजिट यानी कि जैसे आपको यहाँ पर ये नंबर दिया गया है 3789। ठीक है, अगर इन नंबर्स का सम यानी कि 3 इन डिजिट का सम अगर 9 से डिवाइड होता है तो वो पूरी जो संख्या है वो 9 से डिवाइड होती है। तो आप इन सभी नंबर में ट्राई करके देखेंगे इस तरीके से, जैसे मैं आपको यहाँ पर करके दिखा रही हूँ। 7 + 3 10, 10 और 8 18, 18 + 9 होगा 27। ठीक है, तो 27 जो है 9 से डिवाइड होता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है नहीं होगा, तो ऐसे ही आप इनमें ट्राई करेंगे। तो आपको यहाँ पे देखिए जो नंबर है लास्ट वाला 3 + 6 करेंगे 9, 9 + 5 करेंगे आपको मिलेगा 14, 14 + 8 आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा 22। ठीक है, तो 22 जो है देखिए डिवाइड नहीं होगा 9 से, तो यही वो संख्या है जो 9 के डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो नहीं करती। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है लॉस प्रॉफिट से जुड़ा हुआ, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है आइटम की 800 रुपये है और सेलिंग प्राइस है यहाँ पे 700, तो हानि प्रतिशत क्या है यानी कि लॉस का परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए आपको लॉस परसेंट का फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा। पहले आप इसका कितने का लॉस हो रहा है वो कैलकुलेट करेंगे। 800 में से 700 लेस कर लेंगे, 100 रुपीज़ का इसको लॉस हो रहा है, फिर आप लॉस परसेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे आपको लॉस परसेंट कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सा है, जितने का लॉस हो रहा है यानी कि 100 रुपीज़ अपॉन कॉस्ट प्राइस 100 है इंटू 100 कर लेंगे, तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 12.5% का। ठीक है, यानी कि जो लॉस परसेंट होगा वो 12.5% का होगा। तो इनकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी तभी आपको ये क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक दुकानदार एक वस्तु पर 10% की छूट देता है यानी कि वो डिस्काउंट दे रहा है, फिर 10% का उसमें प्रॉफिट कमाता है। मार्केट प्राइस 2200 रुपये है, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा? तो देखिए इसमें भी आपको डिस्काउंट वाला फॉर्मूला अप्लाई करके इसका कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना होगा। जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे राइट आंसर आपको मिलेगा 1800। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2000 पर 2 साल के लिए 5% वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या है यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट CI पूछा जा रहा है। कैलकुलेट करने पर आपको आंसर मिलेगा 205 रुपये। ठीक है, फॉर्मूला ही सब कुछ है, अगर फॉर्मूले पता है तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 15 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो ब्याज दर क्या है? तो देखिए इसको कैलकुलेट आप कर लेंगे। साधारण ब्याज पर कोई धन 15 वर्षों में दोगुना होता है पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ब्याज की दर क्या है? तो देखिए
आर इक्वल टू यानी कि रेट इक्वल टू 100 इंटू SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट अपॉन P इंटू टी टाइम यानी कि, ठीक है। तो इस फॉर्मूले पे आप सारी वैल्यूज पुट कर लेंगे, ठीक है, तो आपको इसका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो सॉल्व करने पे आपको राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन ए 6.67%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दो संख्याएं 5:7 में हैं, यदि प्रत्येक संख्या में 9 घटाया जाता है तो अनुपात 7:11 हो जाता है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 5:7 होता है, पूछा जा रहा है, इसमें से 9 घटाया जा रहा है, 5x - 9 कर लेते हैं, दूसरी है 7x - 9 इक्वल टू कितना होता है 7/11, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो इक्वेशन है कुछ इस तरीके से मिलने वाली है, 7x - 9 इक्वल टू 7/11। अब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे तो आपको राइट आंसर मिलेगा x इक्वल टू 6। तो छोटी संख्या पूछा जा रहा है, तो 5 में जो वैल्यू आएगी x की 6 आएगी, इसको सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा 30, ठीक है। तो इसको आप प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक काम को 10 दिनों में कर सकता है, ठीक है। ए एक काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को कर रहा है 15 दिन में। तो ए और बी, देखिए यहाँ पर बी होगा, ठीक है, मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए एक दिन का काम हम कैलकुलेट कर लेते हैं पहले दोनों का, तो 1/10 + 1/15 आप करोगे तो सॉल्व कर लेंगे LCM लेके, ठीक है। इसको आप कर लेंगे वैसे 5/30, तो सिंपल सा है, देखिए 6 दिन में, ठीक है। कितने दिन में करेंगे 6 दिन में, दोनों जब मिलेंगे तो उस काम को 6 दिन में पूरा करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 89 है, दो ट्रेनें जिनकी लंबाई क्रमशः 150 मीटर और 180 मीटर है, समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं से चल रही हैं, यदि उनकी गति क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। देखिए समानांतर पटरियों में विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। सबसे पहले इनकी आप लेंथ को प्लस कर लेंगे, 150 + 180 आप कर लेंगे, तो ये हो जाएगा देखिए 330 मीटर। इसके बाद जो आपको यहाँ पे स्पीड दिया गया है 50 किलोमीटर/आवर, इसके बाद जो यहाँ पे आपको स्पीड दी गई है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा, इनको आप ऐड कर लेंगे, हो जाएगा 90 किलोमीटर/आवर। अब आपको इसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। देखिए जब भी मीटर पर सेकंड में हम चेंज करते हैं तो इसको लिखते हैं 5/18 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 25 मीटर पर सेकंड। अब आपको क्या करना है, जो मैंने आपको टोटल लेंथ बताई यानी कि 330 बताई थी, उसको डिवाइड कर लेंगे इस 25 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13.2 सेकेंड, ठीक है। कितने समय में क्रॉस करेंगे 13.2 सेकेंड में, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एवरेज से जुड़ा हुआ, ठीक है। एक कक्षा में 25 छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है, यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो आपको टीचर की एज बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले जो छात्र हैं उनकी औसत आयु को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इससे 25 छात्रों की कुल औसत एज आ जाएगी। अब एक शिक्षक शामिल किया जाता है यानी कि अब 26 हो जाएंगे और औसत आयु हो जाएगी 17, तो ये हो जाएगा 442। तो शिक्षक की एज निकालने के लिए 442 में से 400 को माइनस कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 42 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 10, 8, 6 सेंटीमीटर है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। देखिए टोटल सरफेस एरिया पूछा जा रहा है, तो टी ऐसे आपको पता होना चाहिए। अगर फॉर्मूले पता है फ्रेंड्स आप इजीली कर पाएंगे, अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा। इसके लिए फॉर्मूला होगा 2LB, लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ, ठीक है। इस पर आप सारे वैल्यूज़ को पुट करेंगे, यानी कि 2 10 इंटू 8 + 8 इंटू 6 + 10 इंटू 6, ठीक है। इनको आप सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद आपको राइट आंसर मिल जाएगा 376 वर्ग सेंटीमीटर। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया 154 वर्ग सेंटीमीटर, इसकी परिधि क्या है। देखिए बहुत सिंपल से क्वेश्चन भी आपको इसमें मिलने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन हो सकता है टफ हो, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन है सिंगल लाइन वाले हैं जिनको आप आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला आपको बताना चाहिए, πr² इक्वल टू आपको गिवन है 154। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू मैं बता दूँ 22/7 होती है, r² आप ऐसे ही रखेंगे और इधर हो जाएगा 154। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला लगाएंगे यानी कि 2πr होता है, ठीक है। तो सरकमफेरेंस आपका आ जाएगा इसमें वैल्यू पुट करने पर 2 × 22/7 × 7, इसको सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा 44 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये भी आपको फॉर्मूले पर ही रख के कैलकुलेट करना है। अगला क्वेश्चन है, देखिए आपका एक घोड़ा 50 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत के कोने पर 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है।
घोड़े द्वारा चला जा सकने वाला खेत का क्षेत्रफल क्या है। देखिए वर्गाकार यानी कि मतलब जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। ठीक है, अब इसके एक कोने में बंधा है और वो 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है। तो आपको क्या बताना है, इसका क्षेत्रफल कितने एरिया की घास ये खा पाएगा, आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको फिर से फॉर्मूला लगाना है। एक कोने में 1/4 पार्ट वृत्त का क्षेत्रफल हम लगा लेंगे, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, इसमें आप वैल्यू पुट कर लेंगे, आपको राइट आंसर कैलकुलेट करने पे मिलेगा 154 वर्ग मीटर। अब आगे अगला क्वेश्चन शंकु से रिलेटेड, यानी कि आपको कौन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन दिया गया है। एक शंकु का आयतन 12 पाई घन सेंटीमीटर है, उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई क्या होगी। तो वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच में आपको वैल्यूज पुट करनी है और आंसर कैलकुलेट कर लेना है। तो राइट आंसर आपको मिल जाएगा 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, देखिए फ्रेंड्स, आपको एक बेलनाकार पानी की टंकी का व्यास 14 मीटर, ऊंचाई 15 मीटर, इसमें कितना पानी आ सकता है आपको ये बताना है। डायमीटर गिवन है, हाइट गिवन है, तो इसके लिए भी आप फिर से फॉर्मूला पुट करेंगे। ठीक है, आर और वी गिवन है, तो वॉल्यूम इक्वल टू फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें आपको सारी वैल्यूज पुट कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पे व्यास यानी कि आपको डायमीटर दिया गया है, डायमीटर का आधा होता है रेडियस। तो पहले आप देखिए 14 है, तो 14 का आधा हो जाएगा 7, आर की जगह आप 7 पुट कर लेंगे, बाकी आप आंसर कैलकुलेट करेंगे तो आपको राइट आंसर कैलकुलेशन पे मिलेगा 2310। देखिए अगला क्वेश्चन है, सही आइडेंटिटी आपको बतानी है। तो फॉर्मूले पता होने कंपलसरी है आपको, अगर पता होंगे तो डेफिनेटली ये आप सही करके आएंगे। तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, देखिए 2⁻³ इंटू 2⁻4 डिवाइडेड बाय 2/2 का मान क्या होगा। तो आप इसको सिंपली चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आपको ट्रिक पता होगी तो आप और इजी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप कट कर लीजिए, इनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, या पावर लिखनी है तो आप लिख सकते हैं 2⁵। कितने 2 बच रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो 2⁵ इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया, देखिए एक थैले में 5 लाल 3 हरे 2 नीली गेंद हैं, एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है, हरे गेंद निकालने की संभावना क्या है। देखिए पहले आप कुल बॉल देख लीजिए, 5 + 3 + 2 कर लेंगे तो ये है 10। अब आपसे क्या कहा जा रहा है कि हरी गेंदें कितनी है, आप क्या देख लेंगे 3 है, तो 3/10 हो जाएगा। तो इसको निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 3/10 होगी। अगला क्वेश्चन भी आपका प्रोबेबिलिटी से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक बार हेड आने की संभावना पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 3/4। नेक्स्ट और आज की सीरीज का जो लास्ट क्वेश्चन है, देखिए दो संख्याओं का योग 27 है और गुणनफल है 182, तो संख्याएं कौन सी हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को आप ऑप्शन पेयर बेस्ड करके भी सॉल्व कर सकते हैं, इससे आपका समय बचता है। जैसे आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं 12 + 13 करके कितना हो रहा है, तो देखिए ये हो रहा है यहाँ पे 25, तो मतलब योग तो नहीं हो रहा है 27, तो मतलब पहला ऑप्शन तो गलत है। इसी तरीके से 13 + 14 को आप ऐड कर लेंगे, तो देखिए 13 और 14 में हम ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, 13 और 14 में 27 आ रहा है, ऐड करके इनको मल्टीप्लाई भी हम कर लेंगे। अगर हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 182 मिलता है तो राइट आंसर यही हो जाएगा। देखिए 13 और 14 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको आंसर मिलता है 182। इसका मतलब जो ऑप्शन बी है यही करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी के लिए ये सीरीज भी काफ़ी यूजफुल और नॉलेजेबल रही होगी। अगर आपने जीएनएम का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं ऊपर आपको आई बटन में दे दूंगी, आप उस पर जाके भी पार्ट 1 को पूरी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप सभी को इसी तरह के सीरीज मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।